हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, अपन मीटर ब्रिज जो है वो पढ़ चुके हैं। उसकी रचना, बनावट, कार्यविधि, किस सिद्धांत पर काम करता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। लास्ट पॉइंट अपना यही था, अपन ने इसी चीज को डिस्कस किया था। अब देखिए, मीटर ब्रिज में मैंने आपको बोला था कि कुछ एक चीजें अभी भी ऐसी हैं जो हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी क्योंकि वो यूटिलाइज होती हैं। ठीक है, चलिए तो अपन सबसे पहले बात करते हैं मीटर ब्रिज के तार की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मीटर ब्रिज का तार। तो सबसे पहली चीज, तार के बारे में क्या याद रखनी है हमें? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये तार जो है वो किसका बना हुआ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होगा ये तार। ठीक, ये दोनों ही मिश्र धातुएं हैं। और कितना सेंटीमीटर लंबा है? 100 सेंटीमीटर। 100 मीटर मत बना देना, ठीक है? 1 मीटर लंबा तार या फिर 100 सेंटीमीटर लंबा तार। अब ये क्यों बनाया भाई मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का? मतलब ये मिश्र धातु क्यों यूज करिए? आप तांबे का तार क्यों नहीं यूज कर रहे हो? यहाँ पे तांबा यूज किया तो फिर यहाँ पर भी तांबे का तार यूज कर लो ना। कॉपर का तार यहाँ पर यूज कर लो भाई। ठीक है, कॉपर का तार तो बढ़िया होगा भाई, धारा बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगी। फिर आपने क्यों नहीं यूज किया ऐसा? तो इसका रीजन है बच्चों। क्या रीजन है तो वो समझिए। ये जो दोनों मिश्र धातुएं हैं, यूरेका का भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये जो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन का जो तार है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, ये ध्यान में रखेंगे। क्या बच्चों? प्रतिरोध ताप गुणांक। आप इसे प्रतिरोधक ताप गुणांक भी कह सकते हैं। ये बहुत कम होता है, न्यून। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? बहुत कम होता है। और इनकी प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, रो बोलते नहीं बोलते हैं, प्रतिरोधकता है ना, वो अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए इससे क्या फायदा हुआ भाई? प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम है, इससे क्या फायदा हुआ? प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से लिख रहे थे ना। ठीक, अब आप गौर कीजिए बच्चों, मैं कुछ ऐसा समझूं, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 + α t, ऐसा लिखते हैं नहीं लिखते हैं? ठीक, अब अगर ये अल्फा कम है, समझना इस चीज को, अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी तो तापमान बढ़ने पर भी प्रतिरोध के मान पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, वो समझिए। लेट्स सपोज करो अल्फा का मान जो है वो 0.0000001 है ना, 10⁻⁻5 मान लिया मैंने प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा अगर मैं मान करके चलता हूं और बोल रहे हैं कि उसका, समझना है एक बार के लिए, एग्जाम्पल है ये कि आर नॉट का मान 100 ओम है। ठीक, आर नॉट मतलब 0 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध इतना है, तो 100 डिग्री तापमान, 100 डिग्री तो बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकल कंडीशन में 100 डिग्री तो पहुंच ही नहीं पाता है ना। अपन 30 डिग्री के ऊपर काम कर रहे हैं। लेट सपोज करो दिन का तापमान जो है वो 25 डिग्री से लेकर के 40-45 डिग्री तक अपन मान करके चलते हैं। यही प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है हमारे दिन का तापमान। नॉर्मली यही होता है ना कि 20-25 डिग्री से ज्यादा वो 45 डिग्री तक जा सकता है ना। अभी अपन 50 डिग्री पे अपन आए नहीं है, वो अपनी राजस्थान या इस तरफ की सिचुएशन नहीं है कि 50 डिग्री तापमान पहुंच जाए। ठीक है, बहुत कम चांसेस है 50 डिग्री, तो भी 50 मान लो कि ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री जा सकता है। ये अनोइंग साउंड है बच्चों, ये मैं नहीं रोक सकता हूँ जो आपको सुनाई दी है। ठीक है, अब अगर 100 डिग्री तापमान अपन मान करके चलते हैं कि 100 डिग्री हो गया है, तो फिर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, तो हमने लिखा आर टी बराबर, हमने काम करना चालू किया था जितने पर भी, ठीक है, तो ये कितना प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ा? तो 100 ओम था। 1 + अल्फा का मान कितना? 0.00001, और ये किससे गुणा हो? टी से। तो इससे गुणा करूंगा तो यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 1 + 0.0001, ऐसा हो जाएगा। अरे ऐसा ही तो होगा ना, 3 के बाद में लग जाएगा ये। ये वाली चीज इधर आ जाएगी, पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा। मैं गलत कर रहा हूँ क्या? 10⁻5 10⁻−3, ओके, ये ऐसा, सॉरी। हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा? 1.001, अरे यही तो हुआ, गुणा 100।
अब इसको 100 से गुणा करो, कितना आया, इतना आया क्या। प्रतिरोध के मान में प्रभाव जो है वो बहुत कम हुआ। देखो 100 डिग्री चेंज कर रहे हैं तब जाके 0.1 ओम बढ़ रहा है ना, और 0.1 ओम से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो भी 100 डिग्री चेंज करने पर हो रहा है इतना काम। ठीक, तो अपना तो 20 डिग्री 25 डिग्री का ही वेरिएशन होता है। ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 25 डिग्री का वेरिएशन दिन के तापमान में, है ना, कि अभी 5 मिनट पहले कर रहे थे तो 25 डिग्री तापमान थे, और 5 मिनट बाद में किया तो तापमान हो गया 40-45 डिग्री। ऐसा वेरिएशन तो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल ही है। ठीक, तो हम बोलते हैं कि ऐसा पदार्थ उपयोग में लेना चाहिए जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या हो, बहुत कम हो। प्रतिरोध ताप गुणांक कम होने से प्रतिरोध के मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता या नगण्य परिवर्तन आता है। जबकि समझना अब इस चीज को, इसका कारण बता चुका हूं, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन को क्यों यूज में लिया जाता है। तो आपका क्या होना चाहिए क्वेश्चन, पहले लिख लो आप इस चीज को, कि मीटर सेतु के तार में मैग्नीन अथवा कांस्टेंटाइन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। एक सवाल का तरीका, इसी सवाल को दूसरे तरीके से आपकी किताब में दिया हुआ है, मीटर सेतु का तार तांबे का क्यों नहीं बनाया जाता। दोनों एक ही सवाल है। ठीक है, लिखने का तरीका समझिए। मीटर सेतु का तार मैग्नीन अथवा कांस्टेंटाइन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इन तारों का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है एवं प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है, अतः तापमान से इनके प्रतिरोध पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। हो गया क्लियर। चलो, तांबे का क्यों नहीं बनाया जाता, उल्टा कर दो इसका, क्यों बनाया जाता है तो कारण ये है, क्यों नहीं बनाया जाता तो उल्टा कर दो। तो हम बोलेंगे मीटर सेतु का तार, समझना, मीटर सेतु का तार तांबे का इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि तांबे का प्रतिरोध ताप गुणांक अत्यधिक एवं तांबे की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। इस कारण तापमान में वृद्धि से तांबे के तार का प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और एवं मापन में त्रुटि मिलती है। समझ में आ गया तांबे का क्यों नहीं बनाया जाता। तो ये एक सवाल हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में दूसरा सवाल जो ध्यान में रखना है, ये नीचे वाली चीज सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बताई थी, कारण आप प्रतिरोधकता और प्रतिरोध ताप गुणांक से याद रखेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम संतुलित लंबाई जो है वो मध्य में ही प्राप्त करें। मध्य का मतलब क्या हुआ, मतलब ऑल एंड ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच के अंदर अंदर, वही जो रेंज है ना 25 से 75 या फिर 20 से 80 के बीच में ही, आप 90 से पार इस तरफ न जाएं और 10 सेंटीमीटर से कम संतुलित लंबाई प्राप्त न करें, वो त्रुटिपूर्ण लंबाई है ना, आपने फिर वो सही एक्यूरेसी के साथ नहीं की। तो ये बोला जाता है, समझना इस चीज को, ये भी सवाल आ चुका है शायद मेरे हिसाब से लास्ट ईयर में ही आया है कि मीटर सेतु में संतुलित लंबाई मध्य में ही क्यों प्राप्त की जाती है। तो इसका रीजन आप क्या देंगे, क्योंकि मध्य में, समझना, क्योंकि मध्य में मीटर सेतु की सुग्राहिता अधिकतम होती है। सुग्राहिता मतलब सेंसिटिविटी, बच्चों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। देखो सेंसिटिविटी का अर्थ क्या हुआ, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार धूप में जाता हूँ ना तो मेरी स्किन जो है वो खराब हो जाती है, दाने दाने से हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बोलता है, गर्ल्स नॉर्मली ऐसा ही बोलते हैं कि अरे मैं धूप में नहीं जाऊंगी, काली पड़ जाऊंगी जल्दी से। ठीक है, ओके, छोरों का क्या है, छोरे तो ओके। तो वो सेंस, उनकी जो स्किन होती है ना वो क्या होती है, सनलाइट के प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है। तो जैसे सनलाइट पड़ती है वो खराब होना चालू हो जाती है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना चालू हो जाता है। ठीक है, अब हमारे लिए तो ये इफेक्ट बहुत सही है कि थोड़ा सा भी परिवर्तन आया तो लंबाई में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो इससे आपकी एक्यूरेसी पता चली कि हाँ आपका ये जो सर्किट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और अगर इसको थोड़ा सा भी चेंज किया तो यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बताता है कि मीटर सेतु के तार में मध्य में संतुलित लंबाई इसलिए ली जाती है क्योंकि मध्य में इसकी सेंसिटिविटी अर्थात सुग्राहिता सर्वाधिक होती है एवं मापन सत्य या यथार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए हो गया, ये क्लियर हो गया कि क्यों मध्य में ही प्राप्त की जाती है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में
चलिए, हाँ हाँ, हो गया, ये इतना ही था। एक सवाल और है जो पूछा जाता है, हालांकि अभी तक पूछा गया नहीं है, सीबीएसई के अंदर ये सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है, मतलब आ चुका है, ये सवाल सीबीएसई में अलग अलग जगह में आ चुका है। देखिए ये सवाल क्या है, यदि मीटर सेतु के प्रयोग में धारामापी एवं सेल की स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाए, धारामापी की जगह तो सेल लगा दो और सेल की जगह धारामापी लगा दो, तो संतुलित लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है संतुलित लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। क्यों? अरे आपने विकर्ण ही तो इंटरचेंज किए हैं, विकर्ण को इंटरचेंज करने से क्या परिपथ व्यवस्था चेंज हो जाएगी? नहीं भाई, संतुलित लंबाई तो हमेशा प्रतिरोध बॉक्स के सामने से ही देखनी पड़ेगी, ठीक है, और वो हमेशा वैसी ही आएगी, ये बात ध्यान में रखना। तो मीटर सेतु के प्रयोग में धारामापी एवं सेल की स्थितियों को आपस में परिवर्तित करने पर संतुलित लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान में रख लीजिएगा। संतुलित लंबाई यथावत या प्रारंभिक ही रहती है, ठीक है। और संतुलित लंबाई हमेशा कहां से नापी जाती है? प्रतिरोध बॉक्स के सामने वाले सिरे से नापी जाती है, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट जो है हमारी बुक के अंदर वो है मीटर सेतु। अब अपन किताब वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। मीटर सेतु प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां, ठीक है, कि इस प्रयोग में क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये पूछ रहा है वो। तो दो तीन सावधानियां हैं। सबसे पहली सावधानी जो बहुत सिंपल है, वो मैं आपको सिंपल ही बता रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिकल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपको लास्ट में 2 से 3 सावधानियां लिखनी पड़ेंगी, ठीक। तो सबसे पहली सावधानी, जब भी किसी प्रैक्टिकल के अंदर सेल वेल तार वार जुड़े हुए होते हैं, तो पहली सावधानी क्या आप लिखेंगे कि परिपथ में अत्यधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, ये पहली सावधानी है। धारा अधिक समय तक प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए धारा अत्यधिक समय तक? क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित होगी बच्चों, उतना ही ज्यादा देर तक क्या होगा, आप कहेंगे कि तार गर्म होता जाएगा, तार गर्म होता जाएगा, तार की लंबाई बढ़ जाएगी, तार की लंबाई अगर बढ़ गई तो फिर प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा ना, ठीक है, वो ढीला हो जाएगा। आप देखोगे तो धारा ज्यादा चल जाएगी ना, तो तार खिंच करके थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसका मतलब प्रतिरोध जो है उसका बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे कि धारा अगर अधिक समय तक प्रवाहित होगी तो फिर तार के प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ये जितने भी संयोजन होते हैं बच्चों, है ना, जितने भी आप पेज देखते हैं, है ना, जो भी तार आप जोड़ते हैं, वो सारे के सारे दृढ़ होने चाहिए। तो हम लिखेंगे सभी संयोजन क्या होने चाहिए? दृढ़ होने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर सारा चीज कसा हुआ है तो फिर हमारा जो प्रयोग है वो क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा, आप गौर करो बच्चों कि जब हम मीटर सेतु की बात करते हैं, है ना, तो मीटर सेतु के अंदर इन प्रतिरोधों के अलावा, प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध के अलावा, क्या ये तांबे की पत्तियां नहीं जुड़ी हुई हैं? है ना, जुड़ी हुई हैं। अगर ये ऐसे जुड़ी हुई हैं तो फिर इस तांबे का भी कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। प्रतिरोध होना चाहिए तो इसका प्रतिरोध भी फॉर्मूला के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तभी जाके तो आप एक्यूरेट काम कर पाएंगे। लेकिन आप देखें हमारे फॉर्मूला में R1/R2 डिवाइडेड इक्वल टू R3/R4 होता है, कहीं पर भी तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध नहीं होता। मतलब जब हम करते हैं बच्चों कि 100 - L/L × R
बराबर में S करते हैं, वहां तांबे की इन पत्तियों का प्रतिरोध इंक्लूड नहीं है। तो हम लिखेंगे कि मीटर सेतु से प्राप्त अज्ञात प्रतिरोध के सूत्र में तांबे की पत्तियों का तार उपस्थित नहीं होता या उपयोग में नहीं लिया जाता। अतः यह संभव है कि प्राप्त मान में त्रुटि हो सकती है। अब इस त्रुटि को दूर कैसे कर सकते हैं? इस तरीके की त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? यहाँ पर ये जो S है इसको उठा करके हम रख देंगे प्रतिरोध बॉक्स की जगह, और प्रतिरोध बॉक्स को उठा करके रख देंगे S की जगह। इस प्रकार की त्रुटि को कम करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स एवं अज्ञात प्रतिरोध दोनों की स्थितियों को आपस में परिवर्तित कर पुनः प्रयोग कर नई संतुलित लंबाई लेनी चाहिए। एवं संतुलित लंबाई कहां से कैलकुलेट होगी? जहां प्रतिरोध बॉक्स लगा हो, तो फिर आप यहां से कैलकुलेट करोगे, इस तरफ से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। एवं उन मान का औसत लेकर के ही अज्ञात प्रतिरोध का क्या किया जाना चाहिए? मापन किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? तांबे से प्राप्त जो त्रुटि है, प्रतिरोध है, उससे जो त्रुटि हो सकती थी उसको हम हटा सकते थे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था कि तांबे की पत्तियों का जो प्रतिरोध है वह सूत्र में उपयोग में नहीं लिया जाता, ठीक है। तो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा। अब अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट में ये थोड़ा सा और ध्यान में रखो बच्चों, हम बोल रहे हैं कि मीटर सेतु के अंदर ये प्रयोग इस बीच में ही करना चाहिए, इतने बीच में, मतलब जो संतुलित लंबाई है उसे मध्य में ही प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। मध्य में क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि मध्य में सुग्राहिता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, ठीक। तो आप एक और पॉइंट लिख दीजिएगा कि संतुलित लंबाई को सदैव तार के मध्य में ही प्राप्त करना चाहिए। क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि तार के मध्य में या फिर मीटर सेतु तार के मध्य में इसकी सुग्राहिता क्या होती है? अत्यधिक होती है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था। चलिए फिर अगला पॉइंट पांचवा, पांचवे में क्या बोलोगे? तो पांचवे के अंदर हम लिखेंगे कि ये जो ए और बी है इसके निकट संतुलित लंबाई नहीं प्राप्त करनी चाहिए, या फिर इन्हें बोलते हैं अंत बिंदु। कौन से बिंदु बोलते हैं? अंत बिंदु। अंत बिंदुओं के निकट संतुलित लंबाई को प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सुग्राहिता बहुत कम होती है अथवा यहाँ पर प्रतिरोध का मान जो है वह परिवर्ती रहता है, ठीक है। तो अंत बिंदु के ऊपर जो लिए गया पाठ्यांक है ना, वह क्या होता है? त्रुटिपूर्ण होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि अंत बिंदुओं के निकट प्राप्त पाठ्यांक जो है वह त्रुटिपूर्ण होता है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए एक्सटेंडेड मीटर ब्रिज मतलब कैरी फोस्टर, एक और मीटर ब्रिज की तरीके से ही होता है, एक और होता है ये कैरी फोस्टर ब्रिज का उपयोग किया जाता है। कैरी फोस्टर ब्रिज का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि अब आप कैरी फोस्टर ब्रिज की सहायता से जो सारी रीडिंग है वो मध्य में ही आएगी बच्चों। ये एक्सटेंडेड मीटर ब्रिज होता है। कैसा होता है? तो मैं इसका आपको आइडिया दे देता हूँ। नीचे बैटरी जोड़ लेना। ये अगर तार है 1 मीटर का, तो यहाँ पर ये कैरी फोस्टर ब्रिज के अंदर एल आकार की पत्तियां लगी हुई होती है, ठीक। फिर ये एक पत्ती, ये एक पत्ती, और ये एक पत्ती, और फिर यहाँ पर वापस से एल आकार की पत्ती। यहाँ पर बीच में सिर्फ एक ही पत्ती यूज होती है, जबकि यहाँ पर 3 पत्तियां यूज की जाती है। ये वाली पत्तियां सेम ऐसी की ऐसी, यहाँ पर आपका प्रतिरोध बॉक्स, यहाँ पर आपका अज्ञात प्रतिरोध, सॉरी, ये यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध, फिर यहाँ पर और ज्ञात प्रतिरोध लगा दिया करते हैं। किसके अंदर? कैरी फोस्टर ब्रिज के अंदर, ठीक है। और बीच वाला काम तो ऐसा का ऐसा ही था। फिर वही गैल्वेनोमीटर है और वही चौकी है, इस तरीके से काम किया जाता है। तो आप तो सिर्फ इतना ही ध्यान में रखें, एग्जाम में आता नहीं कि व्हाट इज कैरी फोस्टर ब्रिज, ये कभी नहीं आता है, ठीक है। आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि अंत बिंदुओं के निकट संतुलित लंबाई को प्राप्त नहीं करना चाहिए, या फिर अंत बिंदुओं के निकट मीटर सेतु की सुग्राहिता जो है वह न्यूनतम होती है। अतः इस चीज से बचने के लिए हम कैरी फोस्टर ब्रिज का उपयोग करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें, बस इतना ही। चलिए, उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
है ना। और आज जो अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, मीटर सेतु आज पूरा क्लियर हो चुका है। ये दूसरा पार्ट था मीटर सेतु का, डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज हालांकि थोड़ा कम पूछी जाती है, अभी तक मैंने देखा नहीं है कि आई है, लेकिन मीटर सेतु की कार्यप्रणाली और बनावट बहुत बार एग्जाम में आया है, तो वो जरूर अच्छे तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। अभी भी कह रहा हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ऑनलाइन ही देखने की कोशिश करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।